Welcome back. In this particular video, we are again talking about the solution of chapter number 2, that is Python Pandas of Information Practice grade 12. And as you can see, we are talking about type A, that is very short question and answer solutions. And this is part number 2. And इसके previous session में already हमने first 10 questions का solution देख लिया है. यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल. सो लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस वन बाय वन. Now the question is, what happens if mode function returns multiple values for a column but other column have a single mode? In the sense कि यदि हम mode function को यूज कर रहे हैं किसी डेटा फ्रेम में और उसके किसी पर्टिकुलर कॉलम में सिर्फ सिंगल वैल्यूज ही अवेलेबल हैं, तो उस सिचुएशन में मोड हमें क्या रिटर्न करता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मोड जो फंक्शन होता है दैट इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द मोस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर कॉलम और वी कैन से इन ए पर्टिकुलर रो. सो जब ये क्वेश्चन आता है कि किसी कॉलम या किसी रो में सिंगल डेटाज है, मतलब रिपीटेशन वहां पे नहीं हुआ है, ऐसी सिचुएशन में क्या रिजल्ट आता है. So we can say if mode returns multiple values for a column but other column have a single mode, then Panda will display two lines to show two modes and for the rest of column it fills with none, or you can say not available values. चलिए मैं इसे Python shell पे चलकर आपको practically समझाने की कोशिश करता हूँ. So now as you can see, this is the program where I'm trying to explain you how this mode function operates, or you can see ये किस तरह से वर्क करता है. इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम रेडी किया है और इस डेटा फ्रेम में जो मैंने वैल्यूज डाली है इनके कॉलम्स में वो रिपीटेटिव फॉर्मेट में डाली है और ये सभी कॉलम में मैंने फर्स्ट में डाली हुई है. मैं पहले इसे आपको रन करके दिखाता हूँ और इस मोड फंक्शन का रिजल्ट क्या आता है ये आपको बताता हूँ. सो दिस इज द रिजल्ट. यू कैन सी यहाँ पे हमने पहले कंप्लीट डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर दिया है और जब हमने इस डेटा फ्रेम में मोड फंक्शन को अप्लाई किया तो इसने आपको दिखाया कि जो कॉलम ए है इसमें मोस्ट रिपीटेटिव एलिमेंट मेरा 5 है, सिमिलरली बी में 8 है और सिमिलरली सी में मेरा 2 है. क्वेश्चन हमारा ये था कि अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर कॉलम है, जैसे ये कॉलम सी है, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू 1 ले लूँ और एक ले लूँ 2, मतलब यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, एंड इसके बाद अगर मैं इस मोड फंक्शन को कॉल करता हूँ इस डेटा फ्रेम के साथ में, देन यू सी क्या इसका रिजल्ट आता है. सो नाउ यू कैन सी ये तो मेरा कंप्लीट डेटा फ्रेम हो गया. इसके बाद में जब मैंने मोड फंक्शन को कॉल किया तो कॉलम ए में जो रिपीटेटिव एलिमेंट है दैट इज माई 5, कॉलम बी में है दैट इज माई 8. बिकॉज मेरे सी में कोई भी रिपीटेटिव एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब ये इन सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है. एंड एट द सेम टाइम इन वैल्यूज के कोरिस्पॉन्डिंग रोज में अदर कॉलम के लिए इसने क्या कर दिया, यहाँ पे NaN वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया है. So this is how we can understand the answer of this particular question. Let's move to the next question now. What is quantile and quartile? I think ये एक important question हो सकता है एग्जाम के एस्पेक्ट से. So इसका आंसर जो मैंने लिखा हुआ है that is basically quantile is the process of dividing the total distribution of given data into a given number of equal proportions. नाउ सी व्हाट हैपेंस. मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. क्वांटाइल को हम ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी पर्टिकुलर डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चाहे वो 2 पार्ट्स हो, चाहे वो 5 पार्ट्स हो, चाहे वो 100 पार्ट्स हो, तो जो भी स्मॉलेस्ट इक्वल पार्ट होता है उसका जो कि एक इक्वल प्रोपोर्शन में होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्वांटाइल. से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट के मार्क्स लिख लेता हूँ जो कि उसने अलग अलग सब्जेक्ट्स में सिक्योर किए हैं. मैं यहाँ पे 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लेता हूँ, लाइक 80, देन से 70 एंड देन अगेन 70. नाउ यू सी अगर मैं इसके टोटल मार्क्स की बात करूं, टोटल मार्क्स, तो बिकॉज ये पे 100 मार्क्स का अगर मैं पेपर कंसीडर करूं तो दैट इज माई 500 मार्क्स. और अगर मैं इसके मार्क्स ऑब्टेन की बात करूं सो दिस विल बी लाइक 320. एंड इसके बाद में जब आप इसके परसेंट को निकालते हैं सो आप देखते हैं कि इसका जो परसेंट होगा इट विल बी 64%. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दिस परसेंट एक्चुअली. देखिए परसेंट को हम बोल सकते हैं, सेंट का मतलब होता है 100 और उस 100 में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है. सो वी कैन से 64. तो इसका मतलब अगर मैं इस पूरी रेंज को 100% मानूं, लाइक 1 से लेकर 100, तो यहाँ पर समहाउ इस जगह पे ये टोटल 64 हो रहा है. तो ये जो 100% है इसे तो हम परसेंटाइल के नाम से जानते हैं. वी कैन से दिस इज माई परसेंटाइल
और इसका जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्ट है, मतलब परसेंटाइल का मतलब इसका जो 1 है, अगर मैं इसका 1% को अगर कंसीडर करूं, दैट विल बी माई क्वांटाइल। तो क्वांटाइल जो गिवन रेंज में आप कितने अमाउंट में कितने पार्ट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे हम क्वांटाइल बोलते हैं। अगर मैं इसी 0 से 100 को लूं और अगर मैं इसे बोलूं कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, सो डेफिनेटली ये 20% होगा। सो वी कैन से दिस इज माई क्वांटाइल। और अगर मैं इसी रेंज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, सो वी कैन से दिस इज माई 1 क्वार्टाइल। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे जो 20 किया तो इसे जो मैंने क्वांटाइल कहा, इट शुड बी एक्चुअली क्विंटाइल इन द सेंस QUINTILE। एंड जैसे मैंने कहा कि जब आप 4 पार्ट्स में करते हैं, इट बिकम्स व्हाट माई क्वार्टाइल। एंड सेम पैटर्न पे अगर आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, दैट इट इज नोन एज व्हाट टर्साइल। So now you can understand what is the meaning of quantile and the quartile. So quartile is all about dividing a given data into 4 equal parts. So जब आप किसी given data के लिए किसी भी type of quantile को find out करना चाहते हैं, चाहे वो median हो, चाहे वो quartile हो, चाहे वो quintile हो या tertile हो, उसके लिए हम सिर्फ एक ही मेथड यूज करते हैं, that is known as what your quantile। और उस क्वांटाइल के ब्रैकेट के अंदर हम उसका कितने पोर्शन या कितने पार्ट्स में उसका डिवीजन चाहते हैं, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now in this question it is asking that name the function that lets you calculate different type of quantiles। तो जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा कि we can use your quantile function to get the different type of quantiles। यहाँ पर जो इसका बेसिक सिंटैक्स होता है, that is your data frame, then उसके बाद हम quantile को कॉल करते हैं, and the most important is what in which ratio you want to get your quantile, whether it is say quartile या आप कहें quintile या tertile या median। So by default हमेशा आप ध्यान रखिए कि जो quantile होता है, it always gives you what median, and median you all know is all about 2 equal parts। in the sense जब आप median find out करते हैं तो जो भी given data होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मीन्स इसकी जो मीन वैल्यू आपको मिलती है, मतलब मिडिल पार्ट आपको जो मिलता है, so first part and second part। so in the sense there are 2 quartiles in a median। so by default quantile आपको median रिटर्न करता है। and if you want to find the quartile, so you should write here say 0.25, then 0.5, then 0.75 and 1.0। it should be given in this particular argument, or you can say first argument as Q। and इसके बाद एक्सिस का मतलब ये है कि आप जो एनालिसिस करना चाहते हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन चाहते हैं वो रो वाइज चाहते हैं या कॉलम वाइज चाहते हैं। सो बाय डिफॉल्ट कॉलम वाइज होता है, अगर आप 1 करते हैं तो रो वाइज हो जाता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट न्यूमेरिक ओनली इज ऑल अबाउट कि केवल जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनकी बेसिस पे ही हमें एनालिसिस करना है या डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चलिए मैं इसे एक बार प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, दिस इज माय प्रोग्राम, जहां पे मैंने ये क्वांटाइल मेथड को यूज किया है या फंक्शन को यूज किया है, और इसकी मदद से हम अपने डेटा को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन द सेंस हम क्वार्टाइल फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोग्राम लिखे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। So now you can see this is my original data frame, and इसकी बेसिस पे हमने इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 0.25%, 0.5% एंड सो ऑन। सो इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ सपोज अगर मुझे यहाँ पर इस क्वांटाइल की मदद से मुझे अपने डेटा को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट मीन्स आई वांट टू गेट क्विंटाइल। सो ऐसी सिचुएशन में जो मेरा स्टेटमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। नाउ यू कैन सी मैंने यहाँ पे क्विंटाइल को फाइंड आउट करने के लिए ले लिया है स्टेटमेंट। इसमें मैंने यहाँ पे जो रेशियो मेंशन किया है दैट इज 0.20, 0.40, 0.60, 0.8 एंड 1.0। चलिए अब इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि अब यही मेरा डेटा फ्रेम में ये क्वार्टाइल है और दिस इज माई क्विंटाइल, जहाँ पर ये 5 डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में आपको वैल्यूज को डिस्प्ले करके दिखा रहा है। So this is how we can get the answer of this question. Let's move to the next question now. Name the function that gives you maximum and minimum value in a data frame. Now we all know कि इसके लिए जो हमारे पास functions available होते हैं that is my max and min, and the syntax is again almost same कि आप जब max function को use करते हैं या min function को use करते हैं तो first argument is always your axis, in the sense row wise या column wise आपको values को find out करना है। स्किप कहने का मतलब होता है कि जो नॉट अवेलेबल वैल्यूज हैं या जो मिसिंग वैल्यूज होती हैं
उन्हें आप स्किप करना चाहते हैं, और न्यूमेरिक ओनली का मतलब होता है कि हमारा जो मैनिपुलेशन होना चाहिए या जो एनालिसिस होनी चाहिए वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे होनी चाहिए। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन का आंसर है मैक्स और विन, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। सो बेसिस ऑन दिस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। नेम द फंक्शन दैट गिव यू द इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन ए डेटा फ्रेम। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जब हम बात कर रहे थे मैक्स फंक्शन की या मिनिमम फंक्शन की, तो जब आप इस फंक्शन को किसी डेटा फ्रेम में अप्लाई करते हैं तो ये आपको लार्जेस्ट वैल्यू और ये आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है, दैट कैन बी बेस्ड ऑन कॉलम और रोज। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसका जो इंडेक्स है वो हमें डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं। सो दैट इज बेसिकली नोन एज व्हाट योर IDX max एंड दैट इज योर IDX min एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन। और यहाँ पर भी जब आप इसे यूज करना चाहते हैं तो सेम सिंटेक्स भी फॉलो। हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है इसका एक्सिस कि क्या आप रो वाइज जीरो जब आप लेते हैं तो कॉलम वाइज आप इसकी लार्जेस्ट वैल्यू के इंडेक्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं या रो वाइज फाइंड आउट करना चाहते हैं। चलिए मैं इसे भी एक बार पाइथन शेल पर चल के आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। सो दिस इज माय प्रोग्राम जहां पर मैंने अपने डेटा फ्रेम के लिए IDX max को यूज कर लिया है। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं देन यू सी दिस इज माई कंप्लीट डेटा फ्रेम, और ये बोल रहा है कि कॉलम ए में फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है दैट इज योर लार्जेस्ट वैल्यू। सिमिलरली बी में भी फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू इन द सेंस इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है दैट इज लार्जेस्ट, एंड ऑब्वियसली सी कॉलम में दैट इज शोइंग यू द सेकंड पोजीशन दैट इज सेकंड इंडेक्स एक्चुअली, उसकी वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू। नाउ ये तो हुआ मेरा कॉलम वाइज। अगर मैं यहाँ पर इसकी एक्सिस में 1 कर दूं देन यू सी व्हाट हैपेंस। सो नाउ यू कैन सी, अब ये आपको बता रहा है कि 0th रो में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज माई 12, एंड सिमिलरली फर्स्ट रो में जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज माई बी दैट इज माई 20, एंड ऑब्वियसली सेकेंड रो में जो लार्जेस्ट वैल्यू है दैट इज अगेन माई ए दैट इज माई 10. So this is how we can understand the solution of this question. Let's move to the next question now. What is pivoting? Name the two functions that you can use for pivoting. So again I think ये एक important question हो सकता है. Now we all know that pivoting is what? It is a process of summarizing data in a tabular format by rearranging rows and columns or by aggregating given data to make understanding of descriptive data easier. चलिए मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. Now you see this is my table जहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स लिए हुए हैं. One is my name, one is my city and one is my sale. अब यहाँ पर जो राम है ये डिफरेंट सिटीज में मीन्स यहाँ पे जितने भी सेल्स पर्सन हैं ये अलग अलग सिटीज में अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और उनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है. से फॉर एग्जांपल राम ने अपना प्रोडक्ट सेल किया कोलकाता में 200 और राम ने प्रोडक्ट सेल किया मुंबई में 300, और इस तरह से कंटिन्यूअस मोड पे ये रिकॉर्ड्स हमारे पास यू कैन से एंटर होते चले जाएंगे. तो अब मैं एक एनालिसिस करना चाहता हूं और या समरी एक जनरेट करना चाहता हूं कि सिटी वाइज से फॉर एग्जांपल दिस इज माय कोलकाता, दिस इज माय दिल्ली एंड एक और सिटी मैंने ली है मुंबई, एंड यहाँ पे मैं हर एक सेल्स पर्सन का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, कैलकुलेट करना चाहता हूँ या उसकी समरी जनरेट करना चाहता हूँ. तो जैसे मैंने बोला राम, तो राम का जो प्रोडक्ट है कोलकाता में 200 सेल हुआ है एंड सिमिलरली उसने मुंबई पे सेल आउट किया है से 300. तो इस तरह से जब आप रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में समरी जनरेट करते हैं, सो दिस प्रोसेस इज एक्चुअली कॉल्ड व्हाट योर पिवोटिंग. नाउ सपोज यही कोलकाता में फिर किसी समय पे राम जो है प्रोडक्ट सेल करता 300 और ऐसी सिचुएशन पे हमें अगर इसका टोटल फाइंड आउट करना होता, सो वी कैन सिंपली से 300 प्लस 200 500. तो यहाँ पर राम के इक्विवेलेंट ये दिखा देता आपको 500. और इसी तरह से सपोज अदर हम सेल्स पर्सन के लिए भी रिकॉर्ड अगर खोजने की कोशिश करें तो भी कुछ इस तरह से होगा कि हरी ने प्रोडक्ट सेल किया दिल्ली में 300 एंड संदेश ने जो प्रोडक्ट सेल किया है दैट इज इन कोलकाता अगेन 400. और जहां पे रिकॉर्ड सेल नहीं हुआ है वो फिलहाल हमें ब्लैंक छोड़ रहे हैं. लेकिन सपोज अगर कुछ दिन के बाद हरी फिर से सपोज दिल्ली में अपना प्रोडक्ट सेल करता है से 200, सो अगेन ये यहाँ पर दिल्ली में 300 प्लस 200 को 500 हो जाएगा. तो इस तरह से एक टैबुलर फॉर्मेट में हम चाहें तो नेम वाइज या सिटी वाइज जैसा भी आप चाहें अपनी समरी जनरेट कर सकते हैं, और यही पूरा प्रोसेस हमारा पिवोटिंग कहलाता है. और इस वर्क को करने के लिए जैसे मैंने कहा कि आप
अरेंज करते हो रोज एंड कॉलम्स को, एंड एट द सेम टाइम आप वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन वी ऑल नो दैट सम इज माई एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज इज माई एग्रीगेट फंक्शन, similarly max is there, minimum is there, count is there. So all these are basically aggregate function जिसको आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। और इससे होता क्या है कि जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इस पूरे वर्क को करने के लिए डेटा फ्रेम में या पाइथन पांडा की लाइब्रेरी में हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल होते हैं। वन इज योर पाइवोट और यू कैन से पीवोट फंक्शन, एंड सेकंड इज योर pivot underscore table. सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा। Let's move to the next question now. It is asking that what is the basic difference between pivot and pivot table function. So मैं पहले इसे differentiate कर देता हूं कि इन दोनों के बीच में जो basic difference होता है that is basically pivot table does not raise error for multiple entries of a row column combination. It aggregate the multiple entries present for a row column combination. तो जैसा कि मैंने अभी previous question में आपको बताया कि जैसे राम का कोलकाता में 200 का सेल हुआ था, तब तक तो बात मेरी ठीक थी अगर आप पीवोट फंक्शन यूज करते, लेकिन जब राम इसी कोलकाता में दोबारा प्रोडक्ट सेल करता 300 और उस दौरान अगर आप पीवोट फंक्शन यूज करते तो इस प्रोग्राम में आपका एरर आ जाता, बिकॉज वो ये बोलता कि ये जो राम ने कोलकाता में दोबारा सेल किया है प्रोडक्ट, इट इज एन डुप्लीकेट एंट्री, सो आई एम नॉट एबल टू डिस्प्ले और समराइज इट। सो ऐसी सिचुएशन में फिर हम यूज करते हैं pivot underscore table का। pivot underscore table जब आप मेथड यूज करते हैं तो वहां पर हम मेंशन कर सकते हैं कि जो भी वैल्यूज हम ले रहे हैं अगर वो डुप्लीकेट होती हैं तो क्या हमें उसे ऐड करना है या किस तरह से हम उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, उसका एवरेज डिस्प्ले करना चाहते हैं या उसे काउंट करना चाहते हैं। सो इन द सेंस pivot टेबल की मदद से हम मल्टीपल एंट्रीज को एक ही रो में एडजस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, और इस एडजस्टमेंट के लिए हम एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी मैं पाइथन शेल पे आपको प्रोग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई प्रोग्राम, जहाँ पर मैंने एक डेटा फ्रेम रेडी किया है और इसमें मैंने 3 डिफरेंट कॉलम्स लिए हैं, नेम, सिटी और सेल, और इसको मैंने pivot फंक्शन की हेल्प से समराइज करने की यहाँ पे कोशिश की है। और जब हम pivot फंक्शन यूज करते हैं तो इसमें 3 आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं। फर्स्ट इज माई इंडेक्स, मीन्स हमारा रो क्या होगा, हमारा कॉलम क्या होगा और वैल्यूज क्या होंगी। तो उसे हमने मेंशन कर दिया कि नेम विल बी माई इंडेक्स, कॉलम इज माई सिटी एंड वैल्यूज आर सेल। चलिए इसे एक बार रन करते हैं और देखते हैं वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई ओरिजिनल डेटा फ्रेम, और जब मैंने इसे समराइज किया विद द हेल्प ऑफ pivot फंक्शन, सो नाउ यू कैन सी दिस इज माई सिटी चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई, और यहाँ पे इसने डिफरेंट रोज में नेम्स को ले लिया है और जहां जहां वैल्यू मिसिंग है वहां पे उसे NaN इनपुट कर दिया है। सो ये एक समरी का प्रोसेस होता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि अगर सपोज मैं एक के लिए कोई एक वैल्यू डुप्लीकेट कर दूं तो फिर हमारा क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। सो व्हाट आई डू, मैं यहाँ पर ये जो कोलकाता है इसे चेंज करके फिर से चेन्नई कर देता हूँ, एंड देन सी वेदर दिस pivot फंक्शन इज वर्किंग और नॉट। सो नाउ एज यू कैन सी इट इज शोइंग यू वन एरर कि यहाँ पर ये बोल रहा है इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा pivot तो वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम यूज करते हैं pivot टेबल का। सो मैं इसे कमेंट कर देता हूं और दूसरा एक स्टेटमेंट लिख देता हूं pivot टेबल का फंक्शन यूज करते हुए। सो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने इस्तेमाल किया है इंडेक्स, कॉलम, वैल्यूज, और यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जहां पे भी मल्टीपल एंट्रीज होंगी उनके लिए हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करेंगे सम का। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करते हैं। सो नाउ एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन दिस इज माई ओरिजिनल डेटा फ्रेम, और अब pivot टेबल की हेल्प से जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो इट इज रनिंग एब्सोल्युटली फाइन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सम मेथड की वजह से हमारा ये जो a है जिसकी वैल्यू चेन्नई के लिए 4 थी और चेन्नई के लिए 13 थी वो ऐड होके यहाँ पे 17 डिस्प्ले कर रही है। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस pivot एंड pivot underscore table. So let's move to the next question now. Question number 18 is saying that what is missing data? Now you all know that missing data का मतलब ये होता है कि जो भी null values होती हैं या जो NaN values होती हैं या जो none values होती हैं या not acceptable that is NA values, they are actually known as what missing data, और जिनका जब हम कोई भी manipulations करते हैं या data analysis करते हैं उस दौरान उनका कोई participation नहीं होता है। जब हम डेटा साइंस की बात करते हैं जहां पे कि डेटा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उस दौरान हमें इन मिसिंग वैल्यूज को कंसीडर करना पड़ता है।
So question number 19 is asking that why is missing data field in data frame with some values. तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि ये जो मिसिंग डेटा होते हैं, जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो डेटा साइंस में उनकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए. सो इस तरह से एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए, सो दैट जो आपका प्रेडिक्शन हो वो ऑलमोस्ट करेक्ट हो, वहां पर हम मिसिंग वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के साथ फिलअप करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम 0 कह सकते हैं, उसके साथ हम फिलअप करते हैं. So this is what the reason to calculate accurate result or predictions from given data, missing data should be handled or filled. And the next question is asking that name the function you can use for filling missing data. So इसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं that is your fill na, और इसके अंदर जो हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है that is my n, उसमें आप जो भी वैल्यू जिससे आप मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना चाहते हैं उसे यूज कर सकते हैं. And the question number 21 is saying that name the function to create histogram from data frame. Now we all know that जब हम pie plot वाले चैप्टर का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास एक मेथड होता है which is known as what your plot method, जिसकी हेल्प से हम हिस्टोग्राम्स भी रेडी कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के लिए. बट उस दौरान जो इसका सिंटैक्स होता है इट शुड बी लाइक डॉट प्लॉट और काइंड इक्वल टू हिस्ट. या इसके अलावा हमारे पास एक और मेथड होता है बाय द नेम ऑफ हिस्ट. इस फंक्शन को भी यूज करते हुए आप डेटा फ्रेम से हिस्टोग्राम को रेडी कर सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Question number 22 is asking that name some function to handle missing data. So as I said in the previous question कि हमारे पास fill na होता है, is null function होता है, similarly drop na method होता है. drop na method में हम missing data को drop करते हैं, fill na में हम उस missing data को replace करते हैं अपनी एक वैल्यू से, और इस null की हेल्प से हम ट्रेस आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारे डेटा फ्रेम में वैल्यूज null अवेलेबल हैं. अगर ये होता है तो ट्रू है, फिर उसकी बेसिस पे हम फर्दर एक्शंस ले सकते हैं. इन फंक्शंस को यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आने वाले सेशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम जरूर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्किंग दैट नेम सम फंक्शंस यूज्ड टू ज्वाइन और कंबाइन डेटा फ्रेम्स. सो इसके लिए जो हम फंक्शंस यूज करते हैं दे कैन बी you can say concat function, join function and merge functions. combined data frame का मतलब ये होता है कि जहां पर हम डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर को कंबाइन करने की बात करते हैं. डेटा फ्रेम के स्ट्रक्चर का मतलब ये है, say फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें एक कॉलम है A और रो नंबर 0. हमारे पास एक दूसरा डेटा फ्रेम है DF1 जिसमें कॉलम नंबर B है, और जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं इसका मतलब जो नया डेटा फ्रेम रेडी होता है से DF3, उसमें ये A और B दोनों कॉलम्स अवेलेबल हो सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉइनिंग. अगर जब आप ऐड की बात करते हैं तो मल्टीपल डेटा फ्रेम्स की वैल्यूज को हम ऐड करने की बात करते हैं. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 24 में बोलता है नेम 2 फंक्शंस दैट कैन प्रोड्यूस रिजल्ट सिमिलर टू SQL ज्वाइंस. तो SQL ज्वाइन भी जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो ऐसा मैंने अभी आपको कहा स्ट्रक्चर्स को कंबाइन करना, तो यहां पर भी ऑब्वियसली हम ज्वाइन और मर्ज मेथड को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से हम SQL ज्वाइन में वर्कआउट करते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए मल्टीपल टेबल्स को, उसी तरह से यहां पर हम मल्टीपल डेटा फ्रेम्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ रहे होंगे और किस तरह से हम डेटा फ्रेम से रिलेटेड डिफरेंट फंक्शंस को किन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा. तो चलिए आज के सेशन को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस के बारे में. सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.